हेलो बच्चों, 11th की क्लास में आपका स्वागत है। ये संयोग ही रहा है कि कोविड-19 के कारण आप लोगों की हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं हो पाई, बोर्ड परीक्षाएं। और आगे जो भी आप मानक बनता है 9वीं के नंबर के आधार पर या 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर आप लोगों को हाई स्कूल के नंबर, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी रहेंगे आगे आने वाले कुछ समय में मिल जाएंगे। हम लोग अभी विद्यालय नियमित चल नहीं रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि आप लोग हाई स्कूल पास हो गए हो और कक्षा 11 में आ गए हो, तो कक्षा 11 में मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। अब किस क्लास में किसका कहाँ पीरियड रहता है वो बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन हम लोग शुरू करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में देखिए 100 नंबर का पेपर होगा। इंटर में कुल मिलाकर के 5 विषय रहेंगे। हाई स्कूल में 6 विषय थे और एक अनिवार्य विषय था नैतिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा। इंटरमीडिएट में 5 पेपर रहेंगे। अभी जो लोग भी साइंस साइड लेंगे वैज्ञानिक वर्ग से रहेंगे, मतलब जिनके विषयों में से गणित या जीव विज्ञान में से कोई एक विषय रहेगा। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान शेष 2 अनिवार्य विषय रहेंगे और उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी। प्रायः ज़्यादातर लोगों के विषय हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये 4 निश्चित रहते हैं। हिंदी में सामान्य हिंदी, और जो ऑप्शनल एक रहता है, कुछ लोग मैथ ग्रुप से रहते हैं तो वो गणित लेते हैं, और जो लोग बायोलॉजी ग्रुप से रहते हैं जीव विज्ञान विषय के रूप में लेते हैं। फिलहाल भौतिक विज्ञान साइंस ग्रुप में, वैज्ञानिक वर्ग में, साइंस साइड में सबका विषय रहेगा। अब भौतिक विज्ञान में 100 अंकों की परीक्षा होगी। वैसे तो जैसे हाई स्कूल में आपका था, अगर पेपर होता तो 9th का कोर्स अलग है, 10th का कोर्स अलग है। जो 9th का पाठ्यक्रम है उससे 10th में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वैसे ही अभी 11वें और 12वें में व्यवस्था है। जो 11th का पाठ्यक्रम है उससे 12वें की बोर्ड परीक्षा में सॉरी 11th के पाठ्यक्रम से 12वें की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इस वजह से आप 11th को हल्के में ना लें, क्योंकि 12वें के बाद अभी हाई स्कूल के बाद तो लगभग निश्चित था कि हाई स्कूल के बाद हम में से अधिकांश लोगों को इंटर करना था, 11th और 12th पास करना है। उसके बाद फिर हम लोग विभिन्न रास्तों में से अपने लिए किसी एक का चुनाव करते हैं। हाई स्कूल के बाद से भी कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण हैं, पॉलीटेक्निक का है, ITI का हो सकता है, कुछ कोर्स होंगे जहां आप एडमिशन ले सकते हों। लेकिन ज़्यादातर अच्छे कोर्स हैं जो इंटर के बाद हैं। तो इंटर के बाद उपलब्ध कोर्सों में से 2-3 जो मुख्य ऑप्शन बचते हैं। एक ये कि इंटरमीडिएट पास करने के पश्चात आप या तो ग्रेजुएशन में आगे बढ़ोगे, BA, BSc, BCom इस तरह के विषय लेते हो, या अगर आप मैथ वर्ग के हो, गणित से हो, तो इंजीनियरिंग में से हम में से कई लोग जाते हैं BTech या BE के लिए। इसके अलावा BBA या BCA भी कर सकते हैं। और जो लोग बायोलॉजी के होंगे वो मेडिकल के लिए नीट के माध्यम से, या पैरामेडिकल्स के कई कोर्स हैं, फार्मा के कोर्स हैं जैसे B फार्मा वगैरह हैं, तो उनके लिए जाएंगे। अब इंटर के बाद हम जो भी परीक्षाएं देंगे उनमें से सभी में ऐसा नहीं है कि आपके केवल 12th के पाठ्यक्रम से ही पूछा जाएगा, 11वें के पाठ्यक्रम से भी प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए हम लोग 11वें को केवल इतना ना मान के चलें कि 11वां कक्षा 11 पास करके 12वें में प्रवेश लेने के लिए है। 11वें को पाठ्यक्रम में हम लोग समग्र रूप में 11 और 12 मिला करके इस रूप में देखें कि 11वें के पाठ्यक्रम से आगे जो हम लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, आगे अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिए हम जब भी परीक्षाएं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे संस्थान मेरिट के आधार पर ही नहीं, प्रवेश परीक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं। कुछ का रहता है जो आपके पिछली कक्षाओं के प्राप्त अंक यानी मेरिट और उनकी लिखित परीक्षा के दोनों के संयुक्त आधार पर देखते हैं। बाकी ज़्यादातर जगह लिखित परीक्षा के आधार पर। तो आप इंजीनियरिंग करना चाहो या मेडिकल करना चाहो, या अच्छे स्थानों, अच्छी जगहों से आप BSc करना चाहो, तो उसके लिए आपके 11th और 12th दोनों के पाठ्यक्रम से प्रश्न आएंगे। इसलिए हम लोग 11वें को भी उतनी ही गंभीरता से लेंगे। और अभी कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते अभी हम लोगों को सावधानी के वजह से घर से बाहर नहीं निकलना है, अति आवश्यक होने पर ही निकलना है। विद्यालय इस वजह से बंद चल रहे हैं, पठन पाठन बाधित चल रहा है, तो हम लोग इस मोड में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो 11वें के भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 अंकों में 70 अंक आपके थ्योरी के सैद्धांतिक पक्ष के होंगे और 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी।
प्रयोग अब विद्यालय खुलने पर देखा जाएगा कितना समय है और हम लोग कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग भौतिक विज्ञान के सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल पार्ट पर चर्चा करेंगे जो 70 अंकों का है। तो पहले एक बार पाठ्यक्रम देख लेते हैं। और एक बात ये कि पिछली बार भी इस कोविड-19 के चलते 2020-2021 वाले सत्र में, जिसमें 11वीं की परीक्षा 2021 यानी इस साल में हुई है, ये 30% पाठ्यक्रम कम किया गया था। अभी फ़िलहाल संभावना यही है, एक दो बार बयान भी रहे हैं शिक्षा मंत्री के, कि इस बार भी पाठ्यक्रम वही 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा जो पिछली बार था। यानी पिछले सत्र के लिए 2020-2021 के लिए जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया था, 70% पाठ्यक्रम पढ़ना था, उसी 70% पर हम लोग पहले विशेष रूप से ध्यान देंगे। छोड़े गए 30% को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको बाद में अतिरिक्त समय जैसा बचता है संक्षेप में उसके हिसाब से। पहले जो परीक्षा में अभी निश्चित रूप से आना है उस 70% का। और एक बार फिर से ध्यान दिला दें तो कि 11वीं की परीक्षा यद्यपि 12वीं में उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको गंभीरता से लें, वो आगे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। तो आते हैं पाठ्यक्रम पर। 100 अंकों की परीक्षा में 70 अंक सैद्धांतिक और 30 अंक प्रयोगात्मक के। इस 70 अंक के सैद्धांतिक में फिर 2 खंड होंगे। खंड का में कुछ पाठ्यक्रम रखा गया है, कुछ पाठ्यक्रम खंड खा में है। खंड का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी 35 अंक के प्रश्न आएंगे उससे, और खंड खा के पाठ्यक्रम से भी 35 अंक के प्रश्न आएंगे। ये पूरे पाठ्यक्रम का विभाजन है। और खंड का में अगर हम लोग देखें तो इकाइयाँ कौन कौन सी हैं और किस इकाई के लिए कितने अंक नियत किए गए हैं। जैसे खंड का में पहली इकाई है भौतिक जगत तथा मापन, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। दूसरी इकाई है शुद्ध गतिकी, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तीसरी इकाई है गति के नियम, इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। चौथी इकाई है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति या सामर्थ्य, 7 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। 5वीं इकाई है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित हैं। और 6वीं इकाई है गुरुत्वाकर्षण, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। और इस प्रकार से इनका जोड़ 2, 6, 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, 6, 35 अंक हुए। ये खंड का पाठ्यक्रम है। अब ये तो पहले इकाइयों के नाम के हिसाब से विभाजन है। इसी प्रकार से हम लोग खंड खा का विभाजन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इकाई है, कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, तब उसके बाद फिर उसके विवरण पर आते हैं। बच्चों, जैसे खंड का के पाठ्यक्रम से 35 अंक के प्रश्न नियत थे, वैसे ही खंड खा में भी जो पाठ्यक्रम है उसको 4 इकाइयों में बांटा गया है। अभी जैसे पहली इकाई है स्थूल द्रव्य के गुण, वो 10 अंकों की है। दूसरी इकाई है ऊष्मागतिकी, उससे 9 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरी इकाई है खंड खा के आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, उससे 6 अंक के प्रश्न आएंगे। और चौथी इकाई है दोलन तथा तरंगें, उससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे। इस खंड का भी योग 35 अंक। तो इस तरह से खंड का के 35 अंक, खंड खा के 35 अंक, कुल 70 अंक का प्रश्न। और शुरुआत में अभी हम लोग खंड का से शुरुआत करेंगे। और खंड का में जो पहली इकाई है, पहले तो उसके पाठ्यक्रम के विवरण में आते हैं कि क्या 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में है और क्या 70% पाठ्यक्रम में है जो हमें पढ़ना है। जो 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में है उसको हम लोग संक्षेप में पढ़ करके निकल जाएंगे, और जो 70% पाठ्यक्रम में है जिससे परीक्षा में आना है उसको हम थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ाई की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप में से जो लोग अभी बाद के लिए इंतज़ार कर रहे हों, अनावश्यक समय ना बर्बाद करें। जो भी हम लोगों के पास समय है, दूर से जो भी कुछ सीख सकते हैं सीखते रहें। तो आते हैं पहले खंड का की पहली इकाई पर। तो बच्चों, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के खंड का की पहली इकाई है भौतिक जगत और मापन। पहले हम लोग इसमें से देख लेते हैं 30% हटाया गया पाठ्यक्रम क्या है। तो 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में से जो कोविड 2019 के कारण हटाया गया है, पिछले वर्ष के लिए था ये, इस बार के लिए भी लगभग नियत है कि यही हटाया जाएगा। एक भौतिकी कार्यक्षेत्र व अंतर्निहित रोमांच, भौतिकी नियमों की प्रकृति और भौतिकी प्रौद्योगिकी व समाज। कुल मिला के जो हम लोग जब किसी विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है, जो प्रस्तावना रहती है, ये मुख्य रूप से उनमें की बातें हैं। तो थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हटाए गए पाठ्यक्रम है
बाकी जो है कोर्स में इसके बाद उनको लिखते हैं और कल से उनको शुरू करेंगे। तो 30% हटाए पाठ्यक्रम के पहले पहले तो हम लोग देखिए विज्ञान क्या है इसकी परिभाषा से और विज्ञान की शाखाएं, फिर भौतिक विज्ञान उस रूप में आते हैं। अभी देखिए विज्ञान अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं, और फिजिक्स भौतिक विज्ञान की स्पेलिंग फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, और ये साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। और भी शाखाएं हैं, उसी तरह और भी कई शाखाएं हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान है एक तरह का। तो पहले हम लोग आते हैं विज्ञान पर। देखिए विज्ञान क्या है। ऐतिहासिक रूप से अगर कहें, ज़्यादातर शब्दों की जब हम अर्थ बताते हैं या उत्पत्ति बताते हैं तो कई बार लैटिन भाषा में उसको क्या कहते हैं और वहाँ से आते हैं। तो साइंस को लैटिन भाषा में साइंटिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो वहाँ से साइंस की उत्पत्ति है। विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से संबंधित। तो और विज्ञान में हम लोगों ने इसके पहले वैज्ञानिक विधि के चरण पढ़े हैं। तो विज्ञान फिलहाल क्या है, हम आदिकाल से देखते आए, जब से आदि मानवों के समय से, तो प्रकृति में हमारे चारों ओर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे चारों ओर किसी भी क्रिया की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हमेशा जानने की जिज्ञासा रही है मानव की। और इसी जिज्ञास प्रवृत्ति के कारण ही मानव ने नए नए चीज़ों की खोजें की हैं। विज्ञान इस तरह से प्रेक्षणों से हम लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, उसका संगठित और व्यवस्थित रूप से जो वर्गीकरण या अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान कुल मिला के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान है जो प्रेक्षणों पर आधारित होता है। विज्ञान की शाखाओं में अगर हम लोग आएँ तो विज्ञान की शाखा में अभी जैसे प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं में जो प्रकृति के विज्ञान से जुड़ी हुई शाखाएँ हैं, जैसे मुख्य रूप से जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में फिर हम लोग कई बार जंतु जगत और वनस्पति जगत, पादप जगत अलग अलग कर लेते हैं। और उसी तरह खगोल विज्ञान है। तो इस तरह से विज्ञान की कई शाखाएं हैं। हम लोगों को विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान पर ध्यान देना है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और जैसे विज्ञान हम लोग व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और संगठित प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान का मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने आप को मुख्य रूप से द्रव्य और ऊर्जा और उनके विभिन्न संबंधों तथा उनके बीच में आपस में किस तरह से अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ, ऊर्जा के विभिन्न रूपों में ऊर्जाएं हैं, विभिन्न प्रकार की प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या उनके कारक जैसे बल, और इनके आपस में संबंध कि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो फिर वो कैसे गति करेगी, फिर कैसा उसमें ऊर्जा होगी। तो इन सब का हम जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में फिर अभी भौतिकी के कार्यक्षेत्र और अंतर्निहित रोमांच की बात करें तो चूंकि हम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में है तो इनसे हमारा रोमांचित होना स्वाभाविक है। और भौतिकी नियमों की प्रकृति की बात करें तो आप ध्यान दिए होंगे, भौतिकी में कई नियम या कई राशियां ऐसी होती हैं जो संरक्षण को व्यक्त करती हैं। जैसे शुरुआत में तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक शुरुआती कक्षाओं में द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्य के संरक्षण का नियम, जो कि अब पूरी तरह से हम लोग सत्य नहीं मानते हैं। द्रव्य की अविनाशिता के नियम में क्या था, किसी भी द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट। तो किसी भी क्रिया के पहले और बाद में द्रव्य यानी पदार्थ की कुल मात्रा यानी द्रव्यमान नियत रहता है। लेकिन फिर हम लोगों ने पढ़ा एक आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा समीकरण। तो उसमें यह था कि द्रव्य और ऊर्जा तुल्य राशियां हैं। अगर आप यम द्रव्यमान तो व्यय करो तो उसके तुल्य ऊर्जा कैपिटल ई इस प्रकार से प्राप्त होगी कि ई बराबर mc² होता है। यम द्रव्यमान है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, ई उसके तुल्य ऊर्जा है। तो अभी हम लोग ये अब नहीं कहते हैं पूरी तरह से कि नहीं द्रव्य अविनाशी है। जैसे परमाणुविक घटनाएं होती हैं, परमाणु रिएक्टर हैं, नाभिकीय रिएक्टर हैं, वहाँ पर द्रव्य का नाश होता है तो द्रव्यमान की जो क्षति होती है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में दैनिक जीवन में जो हमारी घटनाएं दिखती हैं उनमें से अधिकांश जगह, जैसे हम लोगों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम एक उदाहरण लेते हैं। हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली बात तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। गतिज ऊर्जा क्या है
किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और सूत्र कहें तो K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यम अगर वस्तु का द्रव्यमान है, V उसका वेग है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है। नाम के आगे जा लगा है, जैसे हम लोग ध्यान दीजिए, कमल के पर्यायवाची में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पंकज, जलज, जल में जो उत्पन्न, पंख का मतलब कीचड़ में जो उत्पन्न, तो जा बाद में लगा दिए तो उसमें उत्पन्न। तो गतिज का मतलब गति, और ज यानी गति के कारण जो उत्पन्न। स्थितिज, स्थिति धन ज यानी स्थिति, किसी विशेष स्थिति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु में, उसको हम लोग उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अभी यांत्रिक ऊर्जा का जैसे संरक्षण हम लोग कहें, हम मान लो एक कोई पत्थर है, छोटा सा टुकड़ा है, हम ऊर्ध्वाधर उसको ऊपर गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंकते हैं। शुरुआत में हम जिस वेग से फेंकते हैं, जैसे जैसे पत्थर ऊपर की ओर जाता है उसका वेग कम होता जाता है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो भूसतह से ऊपर जा रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा mgh, किसी स्थान पर अगर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, स्मॉल m उस वस्तु का द्रव्यमान है, स्मॉल h ऊंचाई है भूसतह से उस वस्तु की, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। अब जैसे जैसे पिंड ऊपर जा रहा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन वेग घटता जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा घट रही है। लेकिन दोनों, और ये बदलाव इस तरह से होता है, गतिज ऊर्जा में कमी या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ऊपर जाने पर इस प्रकार होती है कि दोनों का जोड़ नियत रहे। उसी प्रकार ऊपर जाते जाते एक अधिकतम स्थिति पे पहुंचता है, वहाँ पिंड रुक जाता है। अब वहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। गुरुत्वीय बल चूंकि नीचे की ओर लग रहा है, पिंड फिर नीचे की ओर आना शुरू करता है, और जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। लेकिन उसी समय जब पिंड नीचे आ रहा है, ऊंचाई कम होती जा रही है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जा रही है, लेकिन ये बदलाव गतिज ऊर्जा में वृद्धि नीचे आने पर या स्थितिज ऊर्जा में कमी इस प्रकार होती है कि दोनों का जोड़ नियत रहता है। तो ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो भौतिकी में हम लोग देखेंगे कि कई भौतिक नियम ऐसे होते हैं जो संरक्षण नियम का पालन करते हैं, जैसे आवेशों के संरक्षण का नियम, कि किसी वियुक्त निकाय में विलगित आइसोलेटेड सिस्टम में आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट, और किसी भी क्रिया या के फलस्वरूप आवेश की कुल मात्रा नियत बनी रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है। अगले साल हम लोग पढ़ेंगे 12वें में इसको। तो अभी भौतिक नियमों की प्रकृति में यह है कि हमारे अधिकांश नियम ऐसे हैं जो किसी न किसी संरक्षण नियम का पालन करते हैं। और एक शब्द और, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। प्रौद्योगिकी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास जो साइंस यानी विज्ञान से ज्ञान मिला है, थ्योरी मिली है, उसका हम मानव हित में पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने का जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप शार्ट में कह लो तो इंडस्ट्री में, चीज़ों के उत्पादन में, या हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए हम विज्ञान की थ्योरी का उपयोग करके, सिद्धांतों का उपयोग करके जिन उपकरणों का निर्माण करते हैं, ये प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और समाज और भौतिक विज्ञान, विज्ञान में क्या संबंध है आपस में? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पहले इन दो पर आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? देखिए, शुरुआत में जब हमारे पास बहुत उन्नत विज्ञान नहीं था, अभी जैसे हम लोग पिछले 200-300 सालों की बात करें, तो जब कई नियम जो आज की तारीख में हम जानते हैं, 200 साल पहले अगर वो हमें नहीं ज्ञात थे, तो हम उन नियमों के आधार पर उपकरणों का निर्माण नहीं कर सके। हम अपने चारों ओर जो भी उपकरण देखते हैं अभी, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे दूर संचार के साधन हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, एरोप्लेन हो, कार हो, इन सब की खोज अभी पिछले 150-200 साल के अंदर की है। तो उसके पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इनको बनाने की, तो इसलिए हम इनकी खोज नहीं कर पाए थे, इनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान में नई नई खोजें होती गईं, उन खोजों का, विज्ञान के उन सिद्धांतों का उपयोग करके हम लोग नए नए उपकरणों का निर्माण करते गए। इस प्रकार से विज्ञान के विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी का विकास यानी टेक्नोलॉजी का विकास होता गया। अच्छा, इसी का उल्टा, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती गई यानी हमारे पास उन्नत उपकरण आते गए, वैसे वैसे जब हमारे पास अधिक अच्छे उपकरण हैं तो हम प्रयोगशाला में प्रयोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
आप सोच कर देखिए, शुरुआत में जब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई रही होगी, हम लोग सामान्य आवर्धक लेंस से देखते रहे होंगे चीज़ों को बड़ा करके, फिर सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत होती गई, जैसे जैसे विज्ञान उन्नत होता गया, टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास नए नए और ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण आते गए। अब हम और अच्छी तरीके से प्रयोग करने की हालत में हैं, और जब हम अच्छे तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रेक्षण ले पा रहे हैं, तो हम कुछ नए और निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ विज्ञान भी विकसित होता है। तो इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते रहते हैं, कि विज्ञान के समय के साथ साथ, विज्ञान के विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ है, और विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने विज्ञान के विकास में योगदान दिया है। और इसी के अब एक दूसरे भाग पे आते हैं, विज्ञान और समाज में संबंध क्या है। तो अच्छा, ये वाला पाठ पहले तो थोड़ा सा कहानी टाइप में था ही, दूसरा ये कि चूंकि ये हटाए गए पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम लोग इसके बहुत विस्तृत विवरण में नहीं आ रहे हैं। संक्षेप में इसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं, बाकी मुख्य रूप से पढ़ाई हम लोग कल से शुरू करेंगे, आज तो प्रस्तावना है। तो फिर आते हैं विज्ञान और समाज में संबंध पे। देखिए, शुरुआत में जो भी हमारे चारों ओर की प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे आंधी आ रही है, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, हम अगर आदि मानवों की बात करें, जब विज्ञान की खोज, जब इन प्राकृतिक घटनाओं का कारण हमको नहीं ज्ञात था, तब डरते थे इनसे, प्रकृति का कोप मान करके कि प्रकृति इस समय नाराज है। तो उनको खुश करने के लिए हम पूजा पाठ या जो भी तंत्र मंत्र था करते थे, कि अभी हमारे देवता नाराज हो गए हैं, इनको खुश करना है तो वर्षा होगी। अब मान लो, अगर हमें पता है कि बरसात क्यों होती है, कि ठीक है, जल वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, फिर संघनित होता है, बादलों के रूप में आता है, फिर बादल कहीं रुकते हैं, और उस रुकावट के बाद फिर वर्षा होती है, फिर वही पानी वापस फिर वाष्पित होकर जाता है। तो अब अगर हमें ये पता है कि वर्षा क्यों होती है, या अंतरिक्ष में जो बिजली कड़कती है, अभी कभी हम लोगों ने बरसात के दिनों में गौर किया होगा, गाँव में खास तौर पर ऐसे पेड़ जिनमें तने पर चोट करो तो दूध निकलता है, जैसे महुए का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। तो बरसात के दिनों में अक्सर करके जब बिजली कड़कती है, तो पता लगा बिना किसी आंधी तूफान के, कोई बहुत आंधी भी नहीं आई, और उन पेड़ों की कुछ बड़ी और कई बार मोटी डालें फट गईं। एक तो वजह यह होती है कि जैसे जामुन का ही पेड़ है तो बहुत मजबूत नहीं होती है उसकी लकड़ी, तो कई बार आप कह सकते हो कि पानी से भीग गया था, पत्तों का भार बढ़ गया था, तो भार बढ़ जाने के कारण डाली उसका भार नहीं सह पाई, वो भी एक फैक्टर होता है। एक कारण और होता है कि बाई चांस आकाशीय बिजली कड़की, इसके बारे में फिर डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे कि कैसे क्या होता है बिजली में, तड़ित में। अभी इतना कि दो आवेशित बादल जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, काफ़ी पास पहुँचे और एक से दूसरे में आवेश जाने लगे, तो इस कारण जो धारा बहती है वो तड़ित बिजली का कारण होती है। तो जैसे मान लो बिजली कड़की, किसी पेड़ के पास गिरी या पेड़ के ऊपर संपर्क में आ गई, अब पेड़ गीला है, हरा है, और पानी भी हरा पेड़ है, तो वो चालक है विद्युत का, उससे होकर के तेज़ी से विद्युत धारा पृथ्वी में आई। अब तेज़ी से विद्युत धारा आने में उसके ढेर ऊतकों का अगर क्षय हुआ, नष्ट हो गए, तो वहाँ से फिर पेड़ फट जाता है या डाल फट जाती है। अब पहले हो सकता है हम में से कई लोग कहते रहे हो, अरे भूत आ गया था वहाँ, भूत आकर के उसको तोड़ दिया है। अब हम लोग मानते हैं कि नहीं, भूत ही नहीं, और भी कई कारण हैं, भीग गया होगा, उसके नाते उसका वजन बढ़ गया होगा, द्रव्यमान बढ़ गया होगा, भार बढ़ गया होगा, या आकाशीय बिजली कड़की होगी, वहाँ के पास से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गया होगा ज़मीन में, तो उसकी वजह से फट गया होगा। तो इस प्रकार से हमारे चारों ओर की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जब हम उनके कारणों को जानने लगे, हमें पता चला कि अच्छा ये घटना इसलिए होती है, तब फिर हम उससे डरते नहीं। अब अंधविश्वास, अब ज्ञान ने अंधविश्वास का स्थान ले लिया। पहले हम तमाम चीज़ों पर जो आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब हम अपने तर्क से सोचते हैं, विवेक से तौलते हैं, विवेक के तराजू पर, कि क्या अच्छा ये बात सही है, या ये लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा ही सही है। कई बार विज्ञान में हम लोग उल्टा चलते हैं, किसी चीज़ को सत्य मानने के बजाय पहले हम मान लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो नहीं होगी, फिर नहीं, अगर ये असत्य नहीं है तो इसका मतलब फिर ये सत्य है। मतलब किसी ने कोई चीज़ कही, आपने सीधे मान ली कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, वो विश्वास है। और किसी पर एकदम आंख बंद करके आप भरोसा कर लो तो अंधविश्वास है, कि आप बिल्कुल नहीं सोचो, जो कह दिया पूरा मान लिया कि हाँ ये सही कह रहे हैं।
और तीसरा एक तरीका होता है शंका वाला, संशय वाला, कि किसी ने कोई चीज़ कही, आपने उस पर संदेह व्यक्त किया, नहीं ऐसा तो नहीं होता, फिर आप उसके उल्टा को सही सिद्ध करो कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सही होना चाहिए, और अगर उस बात का उल्टा सत्य नहीं है तो इसका मतलब फिर वो बात सत्य है। तो अभी फ़िलहाल एक लाइन में इतना कि विज्ञान के जैसे जैसे विकास होता गया, विज्ञान के विकास के साथ साथ घटनाओं के बारे में जो भी प्रेक्षण हमको प्राप्त हो रहे हैं प्राकृतिक घटनाओं के, उनके बारे में हमारी समझ बढ़ी, उनका कारण हम समझने लगे, तो अब डरते नहीं उनसे, उतना अंधविश्वास नहीं है, सावधानी रखते हैं कि किस तरह से हम उन घटनाओं के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान ने समाज को प्रभावित किया है। तो अभी 30% हटाए गए पाठ्यक्रम के शुरुआती भाग में प्रस्तावना में जो हमें नहीं पढ़ना था उसका संक्षेप में विवरण, और कल से हम लोग शुरू करेंगे इस मापन में से हमको क्या पढ़ना है। तो शुरुआत में मापन की आवश्यकता से, और शुरुआत का कुछ भाग ऐसा है जैसे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या मापन की प्रणाली, जो विभिन्न प्रकार के मात्रकों की प्रणाली है, या यसाई मात्रक, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, या फिर राशियों को परिभाषित करना, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, तो इनको परिभाषित करना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से उनको शुरू करेंगे। तो इसके बाद कल से हम लोग जब अगले टॉपिक पर आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे, तो शुरुआत करेंगे उस 70% भाग की खंडका के इकाई पहले इकाई के उस 70% भाग पर जो हमें पढ़ना है। बाकी आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।